बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब अगले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये यकीन है कि वो एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये बात करते हैं कि अगर मुझे हुकूमत से निकाला तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। तमाम हुकूमती वज़रा को आप देखें तो वो इस यकीन के साथ बात करते हैं कि अगला टेन्योर भी PTI का ही होगा। ऐसे वक्त में जब ज़ाहिर है अवाम को कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डिलीवर करना है। हमारे वज़ीर ख़जाना IMF की अगली किस्त मिलने पर अवाम को खुशखबरी सुनाते हैं और साथ ही साथ ये कि वो यकीन आखिर उसकी बुनियाद क्या है। अवाम अगर वोट करेगी PTI को दोबारा तो वो किस बेसिस पे करेगी। आज एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि आखिर ऐसा क्या डिलीवर किया है या वो कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत समझती है कि अवाम के सामने उस तरीके से या तो वो खुद नहीं रख सके या मीडिया नहीं रख सका। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमती वज़रा ज़्यादातर बयानात आपको PMLN के हवाले से या नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से नज़र आते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत को ऐसे वक्त में जब अगला साल बल्कि ये साल इलेक्शन ईयर है और कैंपेन की तरफ दाखिल हो जाएंगी तमाम सियासी जमातें, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये फोकस कब हटेगा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आती हैं, ये हुकूमत जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बना देती है। फिर अटॉर्नी जनरल जो कि चीफ लॉ ऑफिसर हैं इस मुल्क के, उनको उनके पूरे ऑफिस को इस चीज़ पर लगा दिया जाता है कि वो पंजाब हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये कहते हैं कि जो नवाज़ शरीफ की रिपोर्ट सामने आई हैं उनको आप मेडिकल बोर्ड के आगे पेश कर दें ताकि वो जायज़ा लिया जा सके। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ये भी बताता है कि क्योंकि उनको हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, ये हिदायत मिली हैं, तो वो इसको करने के पाबंद हैं। और ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। अभी रिसेंटली जो हमने 2 वाक़यात देखे हैं पंजगोर में और नौशकी में, जहाँ पे एक जगह पे हमारे 4 फ़ौजी शहीद हुए और दूसरी जगह पे हमारे 3 फ़ौजी शहीद हुए हैं। और तमाम अपोजिशन की जमातें एक तो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इसकी बुनियादी वजह जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल ना होने की वजह से हो रहा है। फिर आज ही वज़ीर दाखिला वो ये कहते हैं कि हमने TTP की तमाम शराइत मुस्तरद कर दी हैं और अब TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो आखिर पिछले दिनों आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी जिस पर हुकूमत ने ये दावा किया था कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है और ये पहली दफ़ा एक जामे पॉलिसी इस तरीके से सामने आई है। तो आखिर उसके आने के बाद ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुज़ाकरात के हवाले से या किन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, किन के ख़िलाफ़ हथियार जो उठाने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ वाकई जाना है और वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये फ़ैसला कौन कर रहा है, किसकी जानिब से हो रहा है और ये दहशतगर्दी एक बार फिर से जो एक राइज नज़र आ रहा है उसकी वजूहात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अली मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। पहले अली मोहम्मद ख़ान साहब मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी, ये क्या वाकई अब हमने तय कर लिया है, जैसे आज शेख रशीद साहब ने ये दावा किया है कि हम अब TTP के साथ बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात हमने ख़त्म कर दिए हैं। सो ये कन्फ्यूजन क्यों देखने को मिल रहा है? कभी कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, कभी कहा जाता है कि नहीं ऐसे नासिर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। ये पंजगोर में हुआ, नौशकी में हुआ, फिर इस्लामाबाद में भी हमने देखा। खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तमाम अवाम को बताया कि इस्लामाबाद में भी TTP के लोग मारे गए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो पंजकोर में और नौशकी में जो शुहदा हैं और जिस तरीके से उन्होंने पाक फ़ौज ने, हमारी दिफा के इदारों ने और उसके साथ साथ FC ने फिर दुश्मन के दांत खट्टे किए, उनको जो है वहाँ उनका भरपूर जवाब दिया। बहुत से दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल भी हुए। लेकिन ये पिछला हफ्ता 1.5 हफ्ता, ख़ासकर पिछला हफ्ता बड़ा भारी गुजरा पाकिस्तान पे। पाक फ़ौज के, हमारी दिफा के इदारों के बहुत से जवान भी शहीद हुए
और हमारे जो सेंट्रल जो हैं हमारे सरफराज बुख्ती साहब, उनके मामूजाद हैं साईं बख्श, वो उनके साथ 3 साथी और उससे पहले 10 हमारे जवान शहीद हुए। तो ये पिछले हफ्ता काफ़ी शहादतें हुई हैं, लेकिन अल्लाह के करम से हमने उनको दहशतगर्दों को जो है मजबूत जवाब भी दिया है। और किसी भी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, एक न्यूक्लियर ताकत वाला मुल्क, जो अल्लाह के करम से बेशुमार हमारे जवान, बेशुमार करोड़ों हमारे जो है लोग मौजूद हैं अपने मुल्क का दफा करने के लिए, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। लेकिन अभी हाल ही में जो ये बड़ा है तो ये अलार्मिंग है बिल्कुल। और उस पर शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले से इस पे बात की भी थी कि उन्होंने खदशात का इजहार किया था कि शायद बढ़ेंगे ये वाकयात, क्योंकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपको आती हैं। आपने जो ये बात की है कि जो टीटीपी है उनसे गुफ्त शनीद की आपने बात की है, तो उस पर तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बात क्लियर कर दी है। माजी में ये भी सोचा गया कि गुफ्तगू की जाए कि अगर अमन आ सकता है बगैर, ज़ाहिर जंग तो हम करते रहे लेकिन मजीद जंग किए बगैर, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में गुफ्तगू की है। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उस वक्त हमें ये कहा गया था, वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा, बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा था कि टीटीपी के साथ भी बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जब शेख रशीद ये बात करते हैं कि उनकी शराइत मुस्तरद कर दी गई हैं और अब हम मुज़ाकरात नहीं करें, मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, तो दैट ऑल्सो शोज़ कि फिर वो मुज़ाकरात वाली पॉलिसी गलत थी। नहीं, देखें, जंग में दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं और जंग भी होती है। जिस टाइम की आपने बात की है उस वक्त ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ उनकी नहीं थी, और इम्कान था कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान आए हैं पावर में, अफ़गान तालिबान की क्रेडिट पे एक चीज़ मौजूद है कि जब से अमेरिका के खिलाफ वहाँ जंग हुई है, अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी उंगली नहीं उठाई। और उनकी तरफ से जब ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता है, और उन्होंने ये भी एश्योरेंस की कि अफ़गान सॉइल कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मजीद यूज़ होने नहीं देंगे अफ़गान तालिबान के वहाँ कंट्रोल संभालने के बाद। तो उसके बाद एक माहौल गुफ्तगू की इस टीटीपी से भी बनी थी। लेकिन जब एक जंग वाला माहौल है तो उसमें फिर आपने जो है तो अपना वो जंग वाला माहौल है उसमें तो शेख साहब ने आपको क्लियर बात कर दी है। लेकिन ये माजी में भी हुआ, मियां साहब के दौर में भी हुआ, आप कह रहे हैं कि कोशिश की गई कि मुज़ाकरात से अगर बात बनती है तो यकीनी तौर पे बातचीत का रास्ता इख्तियार किया गया, बट जब ये अटैक्स होना शुरू हुए तो उसके बाद मुज़ाकरात खत्म कर दिए गए हैं। एक और चीज़ भी यहाँ बताते चलें कि ये भी आज इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि दहशतगर्द पूरे मुल्क में कहीं भी कोई वारदात कर सकते हैं, और हमने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को इस हवाले से हिदायत कर दी हैं कि वो फोर्सेस को हमेशा अलर्ट रखें। अज़मा बुखारी साहिबा, एक चीज़ जो हम सुन रहे हैं जब से ये अटैक्स हमारे सामने आए हैं, ये हमले होना शुरू हुए हैं ऑपोजिशन की तरफ से, कि नेशनल एक्शन प्लान पर जो जिस तरीके से उसका इतलाक होना चाहिए था या जैसे उसका नफाज होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा। तो कहाँ आप समझती हैं कि किन चीज़ों पर या किन शिकों पर कहीं ना कहीं कोई ये इसका इतलाक नहीं हुआ, या कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो उतना संजीदगी से इसको नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया, इनकी पॉलिसी ही गलत है एज अ होल, मैं समझती हूँ। देखिए, मुज़ाकरात करने का पता हमें वज़ीर आज़म के एक इंटरव्यू में बाय द वे पता चले। नेशनल एक्शन प्लान आपको मालूम होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। अब ये बनी गाला इलेक्शन प्लान जो है, ये बनी गाला में तो नाफिज हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पार्लियामेंट को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। आपने वो नेशनल पॉलिसी भी एक जो है वो अनाउंस की, हालांकि उस नेशनल पॉलिसी पर 7 साल से काम हो रहा था, और उसको भी अनाउंस करने से पहले जो है वो कोई ऐसी जो है वो तकलीफ नहीं उठाई गई कि किसी तरह से इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि मुज़ाकरात तालिबान ने करने हैं नहीं करने, इसका फैसला भी वही कर रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकरात से निकलना है, इसका फैसला भी वही कर रहे हैं। जंग बंदी भी उन्होंने खुद ही खत्म कर देनी है, इसका फैसला भी कर रहे हैं। और रियासत पाकिस्तान जो है वो सिर्फ शक्ल देख रही है। रियासत पाकिस्तान जो है वो मरहून मिन्नत है तालिबान की कि वो जो हुक्म फरमाए हमें उसके मुताबिक चलना है। पहला तो सवाल मेरा ये है कि वजीर दाखिला साहब जो है
वो उनको कोई बताए कि वो डाकिया नहीं है, वो वजीर दाखिला है। उनके पास तमाम तरह की एजेंसीज, तमाम तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उनके पास हर तरह की रिपोर्ट पहुंचती है। और हमारा दावा भी है और किसी हद तक दुरुस्त भी है कि हम एक बड़ी स्ट्रेटेजिक हमारे पास ताकत भी मौजूद है और हमें उस पर नाज भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर प्रॉब्लम कहाँ है कि आप हमें जो है वो वक्त से पहले इस किस्म की अगर इतलात मिल जाती हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब क्यों नहीं होते। और अगर इतलात तो फिर ये है कि ये अच्छी खासी इनको हम बैकफुट पे ले गए थे नेशनल एक्शन प्लान के जरिए। ये जो दहशतगर्दी है ये हमारे दौर में खत्म हो गई थी। लेकिन एक वो जो इमरान खान साहब का हमेशा के एक सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान के लिए, जिनको उन्होंने कभी दफ्तर बना के देने थे, कभी कुछ करने थे, उनको भूल जाता है। वो जरूर जो है वो उनको मुज़ाकरात की बड़ी वो होती है, लेकिन उनको भूल जाता है कि ये वो तालिबान है जो 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों के कातिल हैं। और मुझे ये गुड तालिबान, बैड तालिबान की मुझे आज तक प्रपोजिशन मुझे तो समझ में नहीं आई। ये तालिबान यही से उठते हैं। देखिए, तो आपको लगता है कि अपीजमेंट की पॉलिसी अभी भी कहीं है, अभी भी ये सोच है विद इन दिस गवर्नमेंट? मैं समझती हूँ, देखिए वजीर दाखिला को हम देखिए हम बाहर हैं, हमें तो मालूम नहीं है ना, वही इज दी हेड ऑफ द अफेयर्स, उनको मालूम है क्या है। उन्होंने कल कहा कि वो जो लाहौर वाला वाकया भी है, पिंडी वाले वाकये, उसके लोग जो है वो अफगानिस्तान चले गए हैं। अभी भाई जो है अली मोहम्मद अली साहब वो कह रहे हैं कि वो देखे ना अफगानी तालिबान बहुत अच्छे हैं, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। ओ भाई, यहाँ से उनका एक नेक्सस हमेशा से उनके साथ मौजूद है। यहाँ से वो भागकर तालिबान के पास जाते हैं। आप ये हमारी रियासत पाकिस्तान, जो मैं कह रही हूँ पॉलिसी मुझे गलत लगती है। रियासत पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के साथ एक निगोशिएशंस और एक तरले मिनटों पे उतरी हुई है कि अभी हमने जो आगाज में अज़मा साहिबा वो जो इंटीरियर मिनिस्टर का भी शॉर्ट सुनाया वो भी आपने सुना होगा, उसमें उनसे सवाल किया तो उन्होंने फौरन उसका जवाब दिया कि तालिबान नहीं टीटीपी गए। तालिबान के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा टीटीपी। ये फर्क है। टीटीपी क्या है? उनको किसी ने एब्रिविएशन बताया कि टीटीपी किसे कहते हैं? टीटीपी है तरीके तालिबान पाकिस्तान। मतलब अजीब बात है ना। बस वो अफगानिस्तान वाले तालिबान को तालिबान कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये वो नहीं है, तो ये हमले कर रहे हैं। बट आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि फिर वो यहां से तो भाग के वहीं जाते हैं। एक मिनट, अगली बात जो मैं करना चाह रही थी, जिसमें वाइंड अप करते हुए कहना चाहती हूँ कि आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तालिबान के लिए, आप सफीर बने हुए पूरी दुनिया में कि आप उनको एक्सेप्ट करें, आप ये करें, आप वो करें। तो जो लोग हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करके हमारे लोगों को मार के वहां पहुंचते हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं करते उनकी हवालगी की? आप उनको वापस अपने मुल्क में लेके क्यों नहीं आते ट्राई करने के लिए? ये क्या तरीकाकार है कि आपके साथ जो भी कुछ करते चले जाएं, आपने उनको सिर्फ जो है वो उनके लिए अच्छी बात ही करनी है। आप बिल्कुल अच्छी बात करें, लेकिन हमारे खूनों की कॉस्ट पे मत करें, हमारी जानों पे मत करें। ये कोई तरीका नहीं है। आप उनसे अफगान तालिबान से क्यों बात नहीं करते कि हमारे यहाँ से लोग दहशतगर्द उठ के आपके मुल्क में जाते हैं, उनको वहां पनाह मिलती है ना, तो ही वो वहां रहते हैं। वो लोग हमारे वापस करें हमें, जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करके गए हैं। ये नेक्सस साबित करने के लिए कि वो वहां से भागकर फिर अगला स्टेटमेंट जो ठीक है, ये आपने वैलिड नुक्ता रेस किया है, मैं इसका जवाब ले लूंगा अली मोहम्मद खान साहब कि वहाँ जो लोग जाते हैं यहाँ से भाग के और यहाँ दहशतगर्दी करके जाते हैं, तो अज़मा साहिबा ये बात सही कर रही हैं कि फिर वो या तो इस बात पर हमें उस वक्त यकीन आए कि उन लोगों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, उनके खिलाफ रियासत पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर सके, वो करीं यहाँ से भाग के वहीं चले जाते हैं। एंड सेकेंडली, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों रुक गया है, ये अपोजिशन का इल्ज़ाम है। वो जानना चाहते हैं कि जिसकी वजह से दहशतगर्द दोबारा से हमें फाल नजर आ रहे हैं। दो तीन इसमें बड़े अहम नुकात हैं। पहली तो ये है कि ये बड़ा हसास एक टॉपिक है, और जो अफगान तालिबान का इशू है, मैंने तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट बयान किया है, इस पर किसी को जज्बाती या गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। अफगान तालिबान की हिस्ट्री रही कि उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए अमेरिका के खिलाफ जंग की, और अमेरिका और नेटो जैसी बड़ी पावर्स को टेबल पे लेके आए गुफ्तगू, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे उनको जाना पड़ा। और अमेरिका ने भी कतर में, दोहा में उनसे जो है डिस्कशंस की, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और अफगानिस्तान के अमन लाने में हमने दुनिया में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी मुल्क का है तो वो पाकिस्तान का है। और जिस तरीके से अब अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए OIC की जो हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस की, जो कि 40 साल में
पहली बार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी उम्मत मुस्लिमा की कॉन्फ्रेंस हुई और अभी मार्च में दोबारा इंशाल्लाह होगी। तो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए हम तो हर हद तक जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन सिर्फ उनके नहीं, पाकिस्तान के भी मफाद में है। बाकी जहाँ तक TTP का ताल्लुक है, ये लोग उनसे अलहदा एक चीज है जिसके बारे में इस तरह की इत्तलात मिलती रही, माजी में भी मिलती रही कि पाकिस्तान के खिलाफ ये यूज होते रहे। अब बात सिर्फ ये हुई कि क्या उनसे बात की जाए या उनसे लड़ा जाए। तो पहले जब बात वाला एक माहौल गुफ्तगू का बन रहा था, उसमें वो इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन फुल फ्लैज मेरे ख्याल में नहीं था, क्योंकि अगर फुल फ्लैज होता तो फिर तो पार्लियामेंट में वो चीज आती। इनिशियल आप एक डायलॉग, एक इनिशियल लेवल पे कोई स्टार्ट शायद हुआ होगा, लेकिन शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपको क्लियर कट बताया कि जो पाकिस्तान से लड़ेगा तो पाकिस्तानी रियासत के इदारे, पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जितना हो सके। सवाल इसलिए भी उठता है ना कि अब कि ये पॉलिसी बिल्कुल अब वाजे हो गई है हमारी, इसमें क्लैरिटी है, क्योंकि वही रिसेंटली हमने मुज़ाकरात की बात सुनी थी और आज हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। बहरहाल मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस सेगमेंट में हम जरा बात करेंगे, जिसका इंट्रो में भी जिक्र किया था, कि पूरी हुकूमत, तमाम काबीना के लोग, तमाम वुज़रा, लगता ऐसे है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर काफ़ी तशवीश का शिकार रहते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि ठीक है, हुकूमत के वो सियासी मुखालिफ हैं, उनकी पूरी जमात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी काफ़ी इस हवाले से बयानात देते रहते हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब आवाम के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं करने की, इस हुकूमत के बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इलेक्शन ईयर है, अगले साल फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, तो ऐसे में बात क्या होती है या बयानात क्या आते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स आई हैं वो झूठी हैं, वो झूठ का पलंदा है, अदालत नोटिस ले ले, मेडिकल बोर्ड बना दिया है, अटॉर्नी जनरल जो इतने चीफ लॉ ऑफिसर हैं, सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर हैं, उनका पूरा ऑफिस इस काम में लगा हुआ है कि वो पंजाब हुकूमत को लिखते हैं, पंजाब हुकूमत को कहते हैं कि इस मेडिकल बोर्ड में नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें जो हैं वो जमा करा दें, देखते हैं वो सही हैं नहीं है, वापस नहीं आए तो शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। क्या इससे बढ़ के हम कुछ और कर सकते हैं? जबकि खुद हुकूमत के कुछ ऐसे वुज़रा हैं, शेख रशीद जैसे, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आना, ये हुकूमत उनको वापस नहीं ला सकती, वो अपनी मर्जी से ही आएंगे, बट उसके बावजूद हुकूमत कहती है कि हम उनको ला के रहेंगे। पहले तो अज़मा बुखारी साहिबा, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, नवाज शरीफ साहब वापस फिर आ जाएंगे, ये हुकूमत की थोड़ी परेशानी दूर हो जाए? पहले इसी का जवाब दे देती हूँ। ये बड़ी देर से जाहिर है एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है, बीमारियों पे, लोगों की अमवात पे, उस पे सियासत करना इनका पुराना वतीरा है और हम आदी हैं इसके। अभी अटॉर्नी जनरल की आपने बात की, अगर आपने अटॉर्नी जनरल साहब का एक इंटरव्यू देखा हो, उसके ऊपर वो खुद कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मैं किसी बुनियाद पर नहीं कह सकता कि मियां साहब की रिपोर्ट्स जाली थी और या जो है वो उनको जो है वो हमने तो बाहर नहीं भेजा था, उनको जाहिर है हुकूमत जो है उसने भेजा था और ये बड़ी दफा कोशिश कर चुके हैं, आपको याद है कभी से ये लगे हुए हैं इस बात के ऊपर। मियां नवाज शरीफ साहब का ये अपना मुल्क है, उनको अपने मुल्क में हर सूरत हाल में वापस आना है और अपना इलाज करा के वापस आना है। अब रिपोर्ट्स जो है वो जमा करा दी गई हैं, इसके ऊपर अदालत जो है वो देख लेगी कि क्या सिचुएशन है। तो ये तो है इसके ऊपर बात। मैं पिछले टॉपिक पे मैं आपसे गुजारिश करती रही कि मुझे 2 जुमले बात पूरी करने का मौका दे दीजिए ताकि उस पे हम वाइंड अप हो जाता। तो आज अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं 2 जुमले जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। अच्छा, नहीं, मैं मेरे भाई मेरे भाई को मेरा गुस्सा और जज्बात बहुत नजर आए। मैंने एक्चुअली अली भाई से सीखा है। अली भाई की जो अपोजिशन में बहुत पुरमख्स तकरीरें हुआ करती थी ना, जब किसी भी एक वाक़े के ऊपर वो हाकिम वक्त को बहुत जो है मुर्दे इल्जाम ठहराते थे, हर वाक़े को कहते थे कि इसका हाकिम वक्त जो है जिम्मेदार होगा। तो प्यारे भाई, जब ये वो तालिबान जो मेरे मुल्क के शहरियों को शहीद करके दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो मेरा गुस्सा जज्बात बिल्कुल उस वक्त भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही।
और मैं उनको कतन माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये हम भी अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अमन क्या पाकिस्तानियों की लाशों पर से गुजर के होगा? क्या उस अमन की कॉस्ट पाकिस्तानी जो है वो फिर दहशतगर्दी की शक्ल में अदा करेंगे? और मुझे छोड़िए, जो मैं वजीर दाखिला को कोट करना चाहती थी, वजीर दाखिला साहब ने कहा, उनका इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसको हमें जो है वो कॉलें ट्रेस हुई हैं जो भारत और अफगानिस्तान से इन दहशतगर्दों को फीड हुई। तो भाई अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैं अगर वजीर दाखिला की बात जो है उसका मतलब आप हमें समझा दें। वो कह रहे हैं कॉलें भी वहां से हो रही हैं, वो कह रहे हैं वो भी वहां जाकर पनाह ले रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप जो है वो अमन की खातिर आपने जो है वो पाकिस्तानी शहीद करा के आप वहां पे अमन लाना चाहते हैं। भाई मेरे मुल्क में तो अमन ले आओ पहले, जो अमन था इस मुल्क के अंदर। जो देखिए, जो हमारी हर एक लेवल के ऊपर जो है वो कमेटीज बनी थी, जो इस नेशनल एक्शन प्लान के बाद एपिक्स कमेटी उनको कहा जाता था। ना पंजाब में उसका कोई इजलास हुआ है कभी, ना इमरान खान साहब ने कभी तकलीफ फरमाई है कि एपिक्स कमेटी को बुलाकर वो उसके ऊपर जो है वो देखते। और आज जब हालात इतने खराब हो रहे हैं, वजीर दाखिला बता रहे हैं हमें, ISPR की तरफ से पता चल रहा है कि हमलों की इतलात है, हाई अलर्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी एक चिल प्रोग्राम है पूरी हुकूमत की तरफ से। उनको ये फिक्र है कि नवाज शरीफ क्या करें, किस तरह शहबाज शरीफ नाअहल हो सकता है। वो आज वो आलिया हमजा साहब मेरा सवाल का कॉन्टेक्स्ट भी यही था, और खास तौर से जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन ईयर है, अवाम महंगाई की वजह से परेशान है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। अली मोहम्मद खान साहब, बात इसीलिए ये आपसे सवाल भी मेरा यही है कि फिर नवाज शरीफ और इन चीज़ों से हम क्यों नहीं निकल पा रहे, या ये हुकूमत क्यों नहीं निकल पा रही? जिस वजीर का बयान देखें वो इसी चीज़ के ऊपर आ रहा है, वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट में हैं, अदालत जाने वो जाने, ताहयात नाअहली उनकी वैसे ही हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी अगर ख़त्म होनी होगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई है, वो भी अगेन अदालत का फैसला होगा। सो हुकूमत जो इस वक्त उनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके फ़राइज़ हैं, जो आवाम के हुकूक के लिए एक कुछ कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस क्यों है? हुकूमत एक बहुत बड़ी मशीनरी का नाम होता है जो एक वक्त में बहुत से बेशुमार फ्रंट्स पे अपना किरदार अदा कर रही होती है। आपने एग्रीकल्चर को भी देखना है, आपने फॉरेन अफेयर्स को भी देखना है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी मैनेज करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन पावर एनर्जी को भी देखना है, आपने डिफेंस को भी देखना है, आपने पुलिसिंग भी करनी है, और साथ साथ एजुकेशन, प्लस आपने लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, और अदालती निज़ाम के लिए जो भी उसका रोल है वो करना है। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम ये कहें कि जनाब अभी फिलहाल आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे फोकस करें और बाकी चीज़ों को रहने दें। ये जो बात होती है ये तब होती है, देखें हमें तो कोई शौक नहीं है, लेकिन जब एक चीज मैनिपुलेट होती है, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं, आप ना करें उस पर शो में उस पर बात ही नहीं करेंगे, आप एक्सपेक्ट करती हैं कि एक साबिक वजीर आजम की तरफ से एक रिपोर्ट आएगी जिसमें कोई ऐसी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की बात है कि जनाब वो ट्रैवल ना करें, यानी कि फैक्ट्री की विजिट के लिए तो जा सकते हैं, अपने मुल्क में आके उन अदालतों का सामना नहीं कर सकते जिन अदालतों वो भी कह रहे हैं महीनों पुरानी तस्वीरें। ठीक, तो इस सिलसिले में जब इस तरह का कोई मैनेवर उनकी तरफ से होगा तो जाहिर है उस पर मीडिया में बात होगी, उस पर हुकूमत से सवाल होगा, हम जवाब देंगे। वो ना करें, वो आ जाए अपना फेस करें। अच्छा, लेकिन एक सवाल, अगर आप वहां से ठीक है, लेकिन एक सवाल मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स भेजेंगे तो उस पर तो मीडिया में बात होगी। बिल्कुल ठीक है, मीडिया में बात होगी, मीडिया बात कर रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है वो ये है अली भाई, देखें, या तो आप उन रिपोर्ट्स को तब उनकी जांच पड़ताल करें, आप चेक करवाएं कि भाई वो अमेरिका से आ रही हों, लंदन से रिपोर्ट्स आ रही हों किसी डॉक्टर्स की, आप कैसे चेक करवाएंगे? आप तो पाकिस्तान में हुकूमत का जो बोर्ड बना वो जाली रिपोर्ट्स आपको दिखा के बकौल तमाम हुकूमती वुज़रा कि जी नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया, वजीर आजम साहब ने खुद भेज दिया, वो कहने लगे कि जी मुझे रहम आ गया था जब मैंने वो रिपोर्टें देखी। असद उमर कहते हैं कि वजीर आजम साहब का वाहिद शख्सियत वजीर आजम साहब थे, 100% उनका डिसीजन था नवाज शरीफ को बाहर भेजना। तो फिर सवाल तो आपसे बनता है कि भाई अब बाहर भेज दिया तो फिर इस चीज से निकल के कुछ और कर लें। नहीं, इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता। सिर्फ खान साहब का डिसीजन नहीं था, काबीना में मेजॉरिटी डिसीजन था। कुछ दोस्त कह रहे थे कि ना जाएं, कुछ मेजॉरिटी कह रहे थे कि जाने दें, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है उस वक्त जब पेश हुई तो उसके हवाले से तो ये बात थी कि सेहत उनकी ठीक नहीं है। असल में देखें,
मियाँ साहब जो हैं उनको किसी और की जरूरत नहीं है अपना केस खराब करने के लिए, वो और उनके शरीफ फैमिली के मेंबर्स खुद काफी हैं। यानी कि इस बात का मुझे आप दो बातें हैं कि जब वो वहां गए हैं, एक तो वहां कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, दूसरा कंटिन्यूसली जिस अदालत से वो इजाजत लेके गए और वहां उस अदालत ने भी बाद में उनको एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर कर दिया, मफरू डिक्लेयर कर दिया कि वो आ नहीं रहे थे, उसको कंटिन्यूसली अगर मेडिकल रिपोर्ट्स भेजते रहते, अपने ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड भेजते रहते तो शायद उनको एक्सटेंशन मिल भी जाती। दूसरा, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने खुद ये बात की थी कि आप हमें इंसाफ की गारंटी दे दें तो कल की फ्लाइट से मियाँ साहब आ जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके खुद के स्टैंड पे पड़ गया कि क्या वो वाकई बीमार हैं? अगर बीमार हैं तो कल कैसे आ जाएंगे? या अगर आप कहते हैं कि हमें इंसाफ की जमानत दे दें, उसका मतलब है कि आप डील चाहते हैं। आप किस तरह की जमानत दे दें? क्या अदालतें आजाद नहीं है? देखिए ये केसेस जिन्होंने खुद अपने खराब किए, ये मामला खुद खराब किया है, फिर आप कहते हैं आप इस पे बात करते हैं। जब ये इस तरह की हरकत करेंगे तो जवाब तो हमसे लोग पूछते हैं, जो सवाल होता है हम जवाब देते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक। हुकूमत को भी पता है कि वो उनको नहीं वापस ला सकते। आपके वुज़रा कुछ ऐसे हैं, मैंने शेख रशीद का नाम लेकर कहा, वो जो कहते हैं कि जो मर्जी कर ले नहीं आएंगे। शहजाद अकबर साहब भी थे, उनको भी फारिग कर दिया गया, वो भी बाकायदा बड़ी चीजें कहते थे, मुहिदों का बताते थे कि वापस ले आएंगे, जल्दी वो आने वाले हैं और अगले हफ्ते या 20 दिन में या महीने के अंदर वो लाने वाले हैं। किया था, बिल्कुल किया था, देखें बिल्कुल किया था। अब वो तो बल्कि अभी अज़मा साहिबा, जावेद लतीफ साहब भी कह रहे हैं कि उनको लगता है कि चंद हफ्तों में नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना ना अब बड़ा इनएविटेबल है। देखिए सादिया, पहले तो बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि खुद अली भाई की बातों में इनके बहुत सारी चीजों का जवाब मौजूद है। बेसिकली प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ जब पता चला कि नवाज शरीफ साहब के आने का कोई प्रोग्राम बन सकता है, तो हुकूमत को हाथों पैरों में पड़ गई। ये नवाज शरीफ को ना जो है वो इनसे वो बर्दाश्त होते हैं ना मुल्क से बाहर, इतना खौफ है इनके ऊपर। आप इमरान खान साहब की टोन, वो कंटेनर वाली जो थी, वो अपोजिशन लीडर के तौर पर चल जाती थी। अब चूंकि कुछ बताने को नहीं है, कोई कारकर्दगी पल्ले नहीं है, तो अब यही बातें करनी है ना जो वो कर सकते हैं। कभी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है क्या? एक प्राइम मिनिस्टर जिसने माफिया खुद पाले हुए हैं, अपनी जेब पे बिठाए हुए हैं, मुझे ये बताइए। नवाज शरीफ की बड़ी फिक्र है, अली भाई जो है वो पार्लियामेंट अमूर के वजीर हैं, इनको पता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो सजा है वो आर्टिकल 6 की होती है, और आर्टिकल 6 का एक मुजरिम परवेज मुशर्रफ, और उसके बारे में आपने कभी सुना? उसके बारे में कभी किसी को प्रॉब्लम हुई? वो तो वहाँ क्लबों में डांस कर रहे हैं, उस पे नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा मैं आपकी बात मुकम्मल सुनूंगी, माजरत के साथ मैं मुकम्मल सुनूंगी आपकी बात, जरा इस पे मैं, ठीक है। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने भी मुझे इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, मैं उसका कमेंट भी इस पे चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब। नवाज शरीफ साहब, उनकी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, अभी जो नई रिपोर्ट्स आई हैं वो, और उसके बाद जो एक हलचल बड़े अरसे से हम देख रहे हैं हुकूमती हलकों में, काबीना में फैसला होता है, मेडिकल बोर्ड बना देते हैं, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस सिर्फ और सिर्फ इस काम पे लग गया है, पंजाब हुकूमत को कहते हैं देखें जी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करें। ऐसे लगता है कि हुकूमत को भी इस वक्त नवाज शरीफ के हवाले से बयानात देने के अलावा कोई और काम नहीं है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है कि जी हम तो नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हैं, या वाकई हुकूमत ये कर सकती है? मैं तो सादिया पहले दिन से ये कह रहा हूँ, पहले दिन 2 साल हो गए कि इनकी रिपोर्ट्स भी जाली हैं जी, इनका डिलीवरी फॉन्ट भी जाली था, ठीक है, इनका खतरी खत भी जाली था, इनकी अरशद मलिक की टेप जो वीडियो टेप थी अगर जाली ना होती तो इन्होंने अदालत किसी में उसको पेश किया होता और उसको उससे नवाज शरीफ को फायदा मिलता अगर वो जाली नहीं है। अच्छा, अगर ये ऑडियो टेप इसकी जाली नहीं है जो बनाई इन्होंने साकिब निसार की, वो तो जो टेलीविजन आपके एक चैनल ने तो 4 घंटे में दिखा दिया कि किस तरह कट एंड पेस्ट जॉब हुई है जी। तो इनका ये देखो जज शादी, मैं तो हैरान हूँ, बड़ी मुझे तकलीफ होती है, दुख भी होता है कि इतनी बड़ी, इतना मोतबर खानदान, और जो कुछ भी उन्होंने पेश किया है अदालतों में, जो कुछ भी अदालत में, आला तरीन अदालत में भी,
वो उसको उन्होंने उससे इतना हौसला नहीं हुआ कि उस पर इन्हसार कर सके, उस पे ये क्योंकि वो जालसाजी के जरिए ही हुआ है काम। अच्छा। और ये पहले 2-3 दिन पहले ऐलान कर देते हैं कि हमारे पास एक बम हम चलाने वाले हैं, उस वक्त तक वो बम तैयार हो गया होता है और फिर ये बड़ा ड्रामेटिकली चलाते हैं तो 2 मिनट में पता लग जाता है कि आज 4 घंटे में पता लग जाता है कि ये साकिब निसार की नहीं है, ये कोलिब्री फॉन्ट जो है ये उस वक्त याद ही नहीं था हुआ जब का ये खत है। तो इन पे नसार करने को तैयार बिल्कुल। लेकिन फिर एतजाज साहब सवाल ठीक है, चले सवाल ये है कि अगर इनकी रिपोर्ट्स भी जाली हैं, झूठ भी बोल दिया, रिपोर्ट्स दिखा के वो बाहर भी चले गए, भेजने वाली तो फिर भी यही हुकूमत है जो कि अब ये दावा करती है कि हम वापस लेकर आएंगे, तो आपको लगता है कि वाकई ये ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते। पहले दिन से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ अगर वापस आएगा तो डील करके आएगा, वरना नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, ना ये ला सकते हैं। अच्छा। तो ये यूरोप में आपको बताऊं, और एक चीज मैंने और बताना था जी, वो कि ये जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जो है ये दुनिया देख रहा है, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जिसने सबको धोखा दे दिया। वो लैब को देखें कितनी उसने तरक्की की है, उस लैब ने जहाँ से वो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आती रही हैं, उसका मल्टी स्टोरी टावर देखें अब तो वो अब तो मियां साहब की जो चलते फिरते की तस्वीरें आ रही हैं, और फिर जो फैक्ट्री में जाने का उधर से रिपोर्ट ली है वॉशिंगटन से, एक डॉक्टर की खुद लंदन में बैठे हुए हैं, वो आया भी हो, अगर वो लंदन में आया है तो लंदन में आके वो प्रिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट नहीं दे सकता, ठीक है, उसका नहीं है अंडर द ब्रिटिश मेडिकल लॉज। पर उसने वो रिपोर्ट अगर दी है तो वो भी दिल टूटने की, दिल शिकनी हो गई है, और ये हो गया है और वो हो गया है, और एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते और फलां जगह नहीं जा सकते जहाँ जाऊँ, और क्लोज्ड तन्हाई में नहीं रखा। ठीक है, लास्टली ठीक है, आप कह रहे हैं लास्टली आप कहते हैं कि देखिए हुकूमत तो बिल्कुल नहीं ला सकती, आप कह रहे हैं पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि अगर वो आएंगे तो डील करके वापस आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, तो आपको लगता है कि अगले साल इंतखाबात से पहले पहले उनकी वापसी हो सकती है? अगर डील हुई, अगर डील चांसेस, व्हाट आर द चांसेस? अपने वर्कर को नहीं, कोई डील, मेरा नहीं ख्याल इनके साथ कोई डील होगी। राइट। डील के दिन इनके गुजर गए हैं, अब इनकी बहुत से दांत इनके दिखाने वाले जो लोगों को नजर आते रहे हैं वो नजर आ गए हैं, और इनकी बहुत सी कोशिशें जिसमें मतलब है अब सारा खानदान का खानदान मफरूर है, उसी घर में रह रहा है, उसी महल में रह रहा है, जिस महल का रोज आते उतरते जाते, अंदर आते जाते, और उसकी इनको प्रोप्राइटरशिप का भी नहीं पता, मिल्कियत का भी नहीं पता, डॉक्यूमेंट भी कोई नहीं दिए, मनी ट्रेल भी कोई नहीं दिया, एक रसीद दे दें, 10 रसीदें दे दें, उससे साबित कर लें। अब मेरा नहीं ख्याल इनको कोई, आपको नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी डील हो सकती है? राइट। अज़मा साहिबा बिल्कुल जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर एतजाज़ साहब। अज़मा साहिबा एक इजाजत, ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आकर मैं फौरन आपका कमेंट इस पर लूंगी। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले एतजाज़ एहसन साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं कि नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकें। अज़मा बुखारी साहिबा आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, वो ये कहते हैं कि खुद वापस आएंगे लेकिन डील करके आएंगे। देखिए, मुझे नहीं समझ में आई कि एतजाज़ एहसन साहब किस कैपेसिटी में बात कर रहे थे। ना उनको हकाइक का कोई इल्म है, ना उन्होंने कोई केस पढ़ा हुआ है, बस एक बुग़्ज़ है जो शरीफ फैमिली के खिलाफ है, वो निकाल के वो चले गए। अब पहली तो बात यह है कि इनको ये नहीं मालूम कि अरशद मलिक की वीडियो की ऑलरेडी पिटीशन नासिर भट्ट साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। उसके ऊपर आपको याद होगा कि फिरदौस आशिक खान उस वक्त मुआविन खसूसी थी, उन्होंने कहा था हम इसका फोरेंसिक कराएंगे, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक इनके पास फोरेंसिक मौजूद है। नासिर भट्ट साहब रोज हाई कमीशन जाते रहे उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट लेके साथ,
कि इसको मेरे केस का हिस्सा बनाया, मैं गवाही आने को तैयार नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता कि पूरी जो गवाहियां हुई उसमें रॉबर्ट हेडले जो है वो ये गवाही दे के गया है केस के अंदर कि जो कैलिब्री फॉन्ट है ये कमर्शियली 2005 में डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता था, ये रिकॉर्ड में मौजूद है। और इसके ऊपर अदालत में नैब से सवाल पूछे हुए 4 पेशियों से अदालत जो है नैब जो है वो अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं हो रही। कतरी खत के बारे में जो है उसके अंदर लिखा गया कि जो कतरी खत उन्होंने भेजा था उन्होंने कहा कि ये आप मेरी गवाही वीडियो लिंक पे ले लें। जानबूझकर वो गवाही वीडियो लिंक पे नहीं ली गई क्योंकि और ये फैसला हो चुका था कि इमरान खान साहब को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब को राह से हटाना था। और मोहतरम को इतना भी मालूम नहीं है इस उम्र के आखिरी हिस्से में पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और क्यों अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं, ना उनको किसी बात का पता है, ना लेनी है ना देनी है, और वो आ जाते हैं बोझ निकालने के लिए। उनको ये तक पता नहीं है कि इसकी प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई एतराज नहीं है। इसकी प्रोप्राइटरशिप जो है वो बिल्कुल ओल्ड है, महल, और भाई वो 1 फ्लैट 2 फ्लैट है वो उसको महल बना दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल उम्र के इस आखिरी हिस्से में इंसान को जो है वो शायद जो है वो बात करते हुए जो है वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए। पागल नहीं है पाकिस्तानी की कौम, जो आप फरमाएंगे उनकी अपनी पार्टी, उनकी पता नहीं वो कौन सी पार्टी में, उनकी अपनी पार्टी उनको नहीं करती। अब मैंने ठीक है, चलें डील का तो आप कह रही हैं कि ऐसा कोई जी बताइए फरमाइए। तो बात ये है इन रिपोर्टों को वो यहाँ बैठ के खुद ही डॉक्टर एतजाज हसन साहब जाली कह के चले गए। जरा डॉक्टर यास्मीन राशिद को तो सुन लेते। वो आज भी मौन करती है कि रिपोर्टें जाली नहीं थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो अभी मामले खसूसी है वो उस बोर्ड के मेंबर थे और उनके बड़े करीबी हैं इमरान खान साहब को, इसलिए उस बोर्ड में डाला गया था उनको। डॉक्टर एतजाज हसन आके यहाँ पर जो है वो जाली कह के चले गए हैं, मर्जी है उनकी, मतलब मैं बुजुर्ग है, मैं उनको क्या कहूँ। अब जो डील की बात है मुझे नहीं मालूम था। अली भाई ने भी कहा कि इंसाफ जो मोहतरमा का मरीम नवाज साहब को उन्होंने कहा कि उनको इंसाफ की जो है वो करे तो वो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये डील चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में इंसाफ का दूसरा मतलब डील होता है। इंसाफ डील कैसे हो गया? अगर हम कह रहे हैं, देखिए अरशद मलिक जो है खुद कहते हुए उनकी वीडियो पे आज तक कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। अब जो साकिब निसार साहब की ऑडियो आई, खुद ही घर बैठ के सबने उनको बरी जिम्मा करार दे दिया। जस्टिस शमीम के एफिडेविट पे जस्टिस शमीम को तो पूछ लिया, साकिब निसार को किसी ने नहीं पूछा। जो कुछ इस मुल्क में 2018 के इलेक्शन से पहले हुआ, क्या आपका ख्याल है पाकिस्तान को नहीं पता? चलिए मैं इसका जवाब ले लूं, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। ये जो डील की बात आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली वो इंसाफ होगा तो वो वापस आएंगे, डील नहीं है। लेकिन जो एतजाज साहब ने बात की, अली मोहम्मद खान साहब, कहीं ना कहीं आप लोगों को, आपकी हुकूमत को और खुद वजीर आजम साहब को ये खदशा है, जो मुलाकातें होती हैं नून लीग की, या जो गाहे बगाहे उसका जिक्र भी वजीर आजम साहब कर देते हैं कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश हो रही है कि चौथी बार जो है वो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को दोबारा बनाकर लाया जाए। सो आपको भी कहीं ऐसे खदशात हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हमारा इस पे पक्का मानना है कि मियाँ साहब जो है वो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। 3 बार वजीर आजम बनना मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने इनको मौका दिया, वो नहीं कर सके, अपना रोल प्ले नहीं कर सके। और हर बार उनसे ऐसी स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई कि जानबूझकर जो है वो एक, देखें जब आप एक इतने बड़े मुल्क को चलाते हैं, आपने हर इदारे को, हर शख्स को अपनी अपनी स्पेस देनी होती है। ये हो नहीं सकता कि आप मुतलकुल अनान बने, आप अमीरुल मोमिनीन बन जाएं इस सिस्टम के अंदर, को सब आपके इशारों पे नाचें, जिसको कहें उठो वो उठ जाए, जिसको कहें बैठो वो बैठ जाए। ऐसा नहीं है। अदालतों ने अपना काम करना है, मिलिट्री ने अपना काम करना है, पार्लियामान अपने लेवल पे काम करती रहेगी, कैबिनेट का अपना रोल है। तो वो स्पेस मियाँ साहब पता नहीं, हो सकता है वो सियासी तौर पे उनकी वो उस तरह से ग्रूमिंग पता नहीं हुई। क्या मसला है कि हर बार वो दीवार से सर टकराते हैं, हर बार ही इज मास्टर ऑफ शूटिंग एट इट्स फीट। नाउ देखें अब सवाल क्या है? सवाल ये है, ये इस मुल्क आप और मेरे जैसे आम लोगों के रहने की जगह बनेगा, या ये एलीट के लिए एक सुपर क्लास मुल्क होगा जहां वो अपनी हुकूमत तो करेंगे लेकिन जवाब देनी होंगे। एक पाकिस्तान चाहते हैं जहां सब कानून के सामने बराबर हो। मियाँ साहब अगर बीमार हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स भेजें, नहीं है तो आए और अपना जो है वो सामना करें। ये इस तरह ना करें कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कभी उनके लोग कहते हैं जनाब आ रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं आ रहे, कभी ये अब ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स दें और वापस आए और सामना करें अदा का। हुकूमत सरेंडर कर चुकी है, हुकूमत ने हैंड्स अप कर दिए। वो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही हूँ कि हुकूमत नहीं ला सकती, नवाज शरीफ साहब खुद ही वापस आ जाएं। बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, अज़मा बुखारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।